देखें बेटा, रेडियो एक्टिविटी से मुराद होता है कि द एमिशन ऑफ invisible radiation by the disintegration of an element। किसी एलिमेंट के बेटा न्यूक्लियस की जब डिसइंटीग्रेशन होती है, जब किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस टूटता है तो इनविजिबल रेडिएशन की एमिशन होती है। इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। सच फिनोमेना is termed as radioactivity and the elements showing this phenomena are radioactive element। ठीक है, देखिए बेटा, हमारे पास रेडियो एक्टिविटी से मुराद होती है एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी और वो एलिमेंट जो ये फिनोमेना शो करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। बेटा ये रेडियो एक्टिविटी होती है बाय द अनस्टेबल न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी जो एलिमेंट शो करते हैं उनमें वजह होती है अनस्टेबल न्यूक्लियस, और ये रेडियो एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है पीरियोडिक टेबल में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स are present after lead in periodic table। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेड के बाद के तमाम एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। सही, रेडियो एक्टिव कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि उनमें अनस्टेबल न्यूक्लियस मौजूद होता है। सही बेटा, रेडियो एक्टिविटी को अगर हम ऑब्जर्व करें डिसइंटीग्रेशन की ब्याफ पे तो इट कैन बी रेफर्ड एज यूरेनियम 92 विद द एटॉमिक मास 238 डिसइंटीग्रेट होता है इनटू थैलियम। ठीक है, थैलियम 90 जो एटॉमिक मास रखता है 234, और साथ में हीलियम की फॉर्मेशन होती है। हीलियम की फॉर्मेशन होती है। बेटा याद रहे कि रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी was first observed by Henry Becquerel। was first observed by Henry Becquerel।
सही। और हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो पिच ब्लेंड में किया था। ठीक है, पिच ब्लेंड एक और का नाम है, तो मैं यहीं पे आगे लिख देता हूं, इन पिच ब्लेंड। लेकिन सबसे पहला रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो था वो पैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, पैरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। आइसोलेट द फर्स्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और ये बात एनटीएस में एमसीक्यूज में आ चुकी है। एनटीएस में एमसीक्यूज आ चुका है कि पैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने मिलके क्या चीज डिस्कवर करी थी, और ऑप्शन में रेडियम मौजूद था। ठीक है बेटा, इन लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन ली थी कि एक लेड ब्लॉक लिया, ठीक है, और लेड ब्लॉक में एक पिन होल बनाया। लेड ब्लॉक में हमारे पास रेडियम रखा गया, ठीक है, और एक पिन होल के जरिए उसकी रेस को वहां से निकलने की इजाजत दी गई। यानी कि ऐसा नहीं कि सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो गया, बहुत ही बारीक एक होल बनाया गया, तभी पिन होल का नाम दिया गया उसे। और पिन होल की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी। गौर से देखिएगा, पिन होल की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, तो ऑब्जर्व किया गया कि जो रेज थी, जो उस रेडियम से रेज निकल रही थी, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, उनमें स्प्लिटिंग हो गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो हमने क्या किया कि भाई वो रेज जो सबसे पहले निकली, इसी तरीके से वो रेज जो उसके बाद निकली स्प्लिट हुई, और वो रेज जो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई। तो हमने नाम दिया सबसे पहले निकलने वाली को अल्फा, उसके बाद निकलने वाली को बीटा, और सबसे आखिर में निकलने वाली को गामा रेज। तो हमें यह मालूम चला कि रेडियो एक्टिविटी के जरिए जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। यहां तक कॉपी कीजिए, फिर अल्फा बीटा गामा के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाता हूं। ठीक है भाई, यहां तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद अल्फा बीटा गामा की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाऊंगा। लेड ब्लॉक क्यों लिया? तो पहली बात तो ये वजह होती है कि भाई लेड ब्लॉक हमने नहीं लिया, एक एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला जवाब तो मेरा ये। दूसरी बात जो एक्चुअल वजह वो ये कि लेड में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेडिएशन को एक हद तक ब्लॉक करने की सलाहियत रखता है। तो लेड ब्लॉक इसलिए लिया ताकि रेज इधर उधर से ना निकल जाए, इसमें से पेनिट्रेट होके ना निकल जाए, बिल्कुल यहां से निकले।
मोहम्मद अब्दुल मुइज। बेटा रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया था, ठीक है, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया था। और अगर आप कोई नाम रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन या चैडविक या फिर मैडम क्यूरी का नाम या फिर क्रूक्स का नाम, प्लैंक्स का नाम, ये नाम अगर आपने कहीं पढ़ा और उसके अलावा कहीं और पढ़ते हैं तो इसमें इतना शौक होने की भी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी एक टीम थी जिसने एक साथ काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग ऑब्जर्वेशन को अलग अलग भी कैरी आउट करते रहे, ठीक है। इन्होंने काम का स्टार्ट एक साथ किया था, एक टीम की सूरत में, ठीक है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसके जरिए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया गया था। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का डिस्कशन हो रहा है बेटा, तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है भाई। यहां तक कॉपी कर लिया होगा सबने। अल्फा बीटा गामा के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, तो अल्फा की कैरेक्टरिस्टिक्स तो इधर ही लिख देता हूं, अल्फा रेज, ठीक है भाई। ये तमाम बातें थ्योरेटिकल टॉपिक की हैं और थ्योरेटिकल पेपर अब 2017 के बाद से आने लग गया है, तो इनकी इंपॉर्टेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अभी भी ये इतने पूछे गए नहीं है, ना 2017 में, ना 2018 में, ना 2019 में। फिर भी आप लोगों को सेफ साइड के तौर पे तमाम बातें पढ़ा रहा हूं। लास्ट ईयर तक ये तमाम बातें मैं सिर्फ बुक मार्क करवा दिया करता था कि भाई ये बात, ये लाइन मार्क कर दो, वो लाइन मार्क कर दो, ऐसे कर लो वैसे कर लो करके सारी डिस्कवरीज पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास वक्त भी बाकी है, चैप्टर्स की अमाउंट भी कम है जो करनी है, और हमें हर तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो थ्योरेटिकल जितनी बातें किताब की हैं इस डिस्कशन में, वो मैं आप लोगों को लिखवाता जा रहा हूं, ठीक है। तो अल्फा रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, तो अल्फा रेज आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई, अल्फा रेज आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। नंबर टू क्या है? दे हैव हाई आयनाइजेशन पावर, दे हैव हाई आयनाइजेशन पावर, यानी कि इतनी ज्यादा इनमें एनर्जी होती है कि किसी बॉडी के साथ टकराएं तो उसको फौरन आयनाइज कर देती हैं। इसीलिए कैंसर कॉजिंग भी सबसे ज्यादा अल्फा रेज होती हैं। स्किन कैंसर में सबसे बड़ा रोल अल्फा रेज का होता है, क्योंकि ये जहां पे टकराती हैं इनमें पेनिट्रेशन तो इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो ये टकरा के पेनिट्रेट नहीं करती, स्किन पर ही रह के वहां पे आयनाइजेशन शुरू कर देती हैं, और आयनाइजेशन के नतीजे में एबनॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन होने लग जाती है, ठीक है। नंबर 3, इट प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जब ये किसी फ्लोरेसेंट स्क्रीन से जाके स्ट्राइक करती हैं तो वहां पे फ्लैशेस प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमें कंफर्म करती हैं कि अल्फा रेज की एग्जिस्टेंस है। नंबर 4, दे हैव लो पेनिट्रेशन पावर,
दे हैव लो पेनिट्रेशन पावर, और पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है इनके पास, 1 to 2 सेंटीमीटर इन एयर। मतलब इतनी कम पेनिट्रेशन होती है कि हवा में भी 1 से 2 सेंटीमीटर हवा को पेनिट्रेट कर सकती हैं, उससे ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं शो करती। उस 1 से 2 सेंटीमीटर में जो मैटर मिल गया उसको आयनाइज कर देती हैं, इससे ज्यादा पेनिट्रेशन ये शो नहीं कर पाती। ये होगा अल्फा रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बीटा रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ठीक है बेटा, गौर से देखिए, बीटा रेस में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है कि दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये पॉइंट पास्ट एनटीएस में पूछा जा चुका है, 2017 में आया था। जैसे मैंने बताया कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस पास्ट एनटीएस में आया था। मैंने थोड़ा किताब के लफ्ज लिखे हैं कि आइसोलेट द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एनटीएस में आया था पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड, और फिर ब्लैंक दी हुई थी, 4 ऑप्शन थे, रेडियम पे मार्क करना था। वैसे ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स 2017 के उसमें आया था। ठीक है, अगर आप सुने, एक है अल्फा पार्टिकल और एक है बीटा पार्टिकल, ये हीलियम न्यूक्लियाई है और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। बताइए दोनों में से मास किसका ज्यादा होगा, जरा मुझे चैट में बताइए, इन दोनों में से मास किसका ज्यादा होगा। एक हीलियम न्यूक्लियाई है और एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, दोनों में से मास किसका ज्यादा होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो तभी इसकी पेनिट्रेशन पावर भी कम होती है। अब जरा मुझे बताइए, एक बहुत ही माइन्यूट से मुराद है 0.0004 सेंटीमीटर, इतना माइन्यूट एक थिकनेस, इतनी माइन्यूट थिकनेस का एक मटेरियल मौजूद है। उसमें से अगर मैं बीटा रेस को ट्रेवल अपना पास करवाऊंगा तो वो क्या करेंगी, उसमें से गुजर जाएंगी या फिर वहां पे जाके डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, उसमें से पास आउट हो जाएंगी, गुजर जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी, क्योंकि दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, नतीजे में अगर कोई भी इनके रास्ते में आएगा उसको पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाते हैं। यही सवाल जो है पास्ट एनटीएस में आया था कि भाई बीटा पार्टिकल्स को अगर आप किसी गोल्ड फॉइल से पास करवाएंगे तो क्या होगा। अब बच्चों सुबह ये नहीं देख रहे कि सवाल में बीटा पार्टिकल है, वो ये देख रहे हैं कि भाई गोल्ड फॉइल से पेनिट्रेट का बात है, तो हमने तो रदरफोर्ड में पढ़ा था आधे ज्यादा पास आउट हो जाएंगे, कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तो वो उस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द डैम आर पेनिट्रेट व्हाइल सम ऑफ देम डिफ्लेक्ट बैक। और ये नहीं देख रहे कि ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये रदरफोर्ड में थी हीलियम न्यूक्लियाई के लिए, और सवाल में था बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पास्ट एनटीएस में 2017 में थोड़ी कहानी बनाकर पूछा जा चुका है। आगे बढ़िए, दे हैव मॉडरेट आयनाइजेशन पावर। मॉडरेट से मुराद है अल्फा रेस से ज्यादा, अल्फा रेस से कम, बीटा और गामा रेस से ज्यादा। मॉडरेट आयनाइजेशन पावर यानी के अल्फा रेस से कम, अल्फा रेस से कम और बीटा रेस से ज्यादा। तीसरा पॉइंट, दे हैव मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर।
मॉडरेट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अल्फा रेस से ज्यादा पेनिट्रेशन होती है और गामा रेस से कम पेनिट्रेशन होती है। और पेनिट्रेशन कितनी होती है? दे कैन पेनिट्रेट 1 to 2 मीटर्स इन एयर। वो 1 से 2 सेंटीमीटर इन एयर था, ये 1 से 2 मीटर इन एयर है, यानी कि इसमें पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्फा रेस। ठीक है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुए बीटा रेस के। ठीक है, बीटा रेस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा रेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने बोला लिख दूं, बाद में कोई बोले सर ये क्या आपने बनाया, आने वाले रिएक्शन में अगर कभी किसी ने बोल दिया। और गामा रेस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है भाई, गामा रेज में पहला पॉइंट बनता है दे आर हाईली फास्ट मूविंग रेडिएशंस। हाईली फास्ट मूविंग रेडिएशंस। ठीक है बेटा, देखें एक हीलियम न्यूक्लियाई था, एक इलेक्ट्रॉन था और एक रेडिएशन है। बताइए सबसे लाइटेस्ट कौन होगा, जरा मुझे बताइए जरा, सबसे लाइटेस्ट कौन होगा इनमें, इन तीनों में सबसे लाइटेस्ट कौन होगा? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लाइटेस्ट की बात हो रही है, लाइटेस्ट की। सबसे हल्का, या लीस्ट इन मास कंपैरेटिवली, होगा गामा रेस हमारे पास सबसे लाइटेस्ट होंगी, क्योंकि ये पार्टिकल इन नेचर ही नहीं होती। अल्फा रेस एक पार्टिकल इन नेचर है, बीटा रेस भी पार्टिकल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। भाई ये तो पार्टिकल ही नहीं है, तो इसको तो मास ही ना होने के बराबर या होगा ही नहीं। ठीक है, तो गामा रेस सबसे लाइटेस्ट हो गई, समझे बेटा? तो मेजॉरिटी बच्चे जाग रहे हैं, बहुत अच्छा है। तमाम मेजॉरिटी बच्चे जवाबात दे रहे हैं बातों के और करेक्ट जवाबात दे रहे हैं। कुछ एक बच्चे थोड़े से इधर उधर निकल रहे हैं, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ट्रैक पे आते जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा, ट्रैक पे आते जाएंगे। हाईली फास्ट मूविंग रेडिएशन, इसके बाद इनके पास सबसे लो आयनाइजेशन पावर होती है। ठीक है, लो आयनाइजेशन पावर। इसके बाद पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो क्या होगी इसमें? पेनिट्रेशन पावर, हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन पावर, और इसमें पेनिट्रेशन पावर कितनी ज्यादा हाई होती है, आप इस बात का अंदाजा यहां से लगाइए कि ये 15 से 20 सेंटीमीटर ऑफ लेड की पेनिट्रेशन कर सकता है। यहां पे 1 से 2 सेंटीमीटर एयर में, यहां से 1 से 2 मीटर एयर में। यहां पे सेंटीमीटर छोटा यूनिट है मीटर के मुकाबले में, लेकिन लेड में ये पेनिट्रेशन कर रहा है इतनी ज्यादा। सोचें कितना हाई पेनिट्रेशन रेट होगा इसका। और चौथा पॉइंट ये कहता है कि ऑन पासिंग थ्रू एनी मटेरियल, जब इस रेस इन रेस को किसी मैटर के पास, मैटर से गुजारा जाता है, तो ये उसमें से बीटा पार्टिकल इजेक्ट करवा देता है, जिसको हम कहते हैं इट इजेक्ट्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है बेटा,
तो अल्फा रेस फास्ट मूविंग हीलियम निकला है, हाई आयनाइजेशन पावर, प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, लो पेनिट्रेशन पावर, कितनी पेनिट्रेशन 1 to 2 सेंटीमीटर इन एयर। बीटा रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मॉडरेट आयनाइजेशन पावर और मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर, और पेनिट्रेशन कितनी होती है 1 to 2 मीटर इन एयर। गामा रेस की बात करें तो हाईली फास्ट मूविंग रेडिएशंस, लो आयनाइजेशन पावर, हाई पेनिट्रेशन पावर, और पेनिट्रेशन कितनी होती है 15 to 20 सेंटीमीटर इन लाइट। और अगर किसी मैटर में से गुजारा जाता है तो ये उसमें किसी मैटर की सरफेस से टकरा के उसमें से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाते हैं। हिरा फातिमा बेटा, आपका जो सवाल है बेटा, जवाब देने को मैं जवाब दे दूं, लेकिन बेटा आप जरा काइंडली अपने ऊपर और टॉपिक के ऊपर रहम करें कि हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी का, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एन शेल में ऑर्बिटल्स और सब शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो बेटा ये तो कुछ आज से 3 या 4 क्लास पहले का काम है, ये मैं बता दूं, मसला नहीं है, लेकिन ध्यान यहां रखें बेटा, आपकी कंसंट्रेशन यहां से डाइवर्ट होगी। वो बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब ये बात भी समझ में नहीं आएगी। तो जो गुजर गया उसके सोचने में आप जो हो रहा है इसको गुजार रही हैं, ठीक है। बेटा बीटा रेस के हवाले से फ्लोरेसेंट की एज सच कोई डिस्कशन नहीं होती कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे टकरा कर ये फ्लैशेस प्रोड्यूस करें, ठीक है। हाँ, एनर्जी का ट्रांसफर जरूर होता है, लेकिन दे डोंट प्रोड्यूस एनी फ्लैशेस ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, ये तमाम पॉइंट्स अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिए हैं तो नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से बीटा और गामा रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी एक छोटा सा डिस्कशन है, छोटा सा टॉपिक है। देखिए बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आप लोगों को सर राशिद ने बहुत डिटेल में बातें पढ़ाई हैं, अल्फा बीटा गामा रेस के हवाले से, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के हवाले से, बॉर्स थ्योरी के हवाले से। और फिर बात यह है कि फिजिक्स में आप लोग ये बातें 2 मुख्तलिफ चैप्टर्स में पढ़ते हैं, 2 से 3 मुख्तलिफ चैप्टर्स में, कि भाई एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बॉर्स थ्योरी को डिटेल में पढ़ लिया, चैप्टर 19 में जो है मेरे ख्याल से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए। 2 मुख्तलिफ चैप्टर्स में पढ़ना इन बातों को, और एक ही चैप्टर में इन तमाम बातों को पढ़ना मुख्तलिफ होता है। फिर दूसरी बात, फिजिक्स में इसके न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि किताब में, सिंध बोर्ड की किताब में
इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं मौजूद होते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा बोले सर ये जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवा दें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेटा जो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे सिलेबस में हम कैसे पढ़ें? हम सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री में। हमारी सिंध बोर्ड की किताब में, सिंध बोर्ड, इवन पंजाब बोर्ड में भी बेटा इसको मेजॉरिटी थ्योरेटिकल डिस्कशन किया जाता है। पंजाब बोर्ड की किताब में भी इसके एज सच न्यूमेरिकल्स नहीं मौजूद, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं केमिस्ट्री में नहीं मौजूद। ठीक है, बाकी मुमालिक में केमिस्ट्री में भी वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसे फिजिक्स में पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा हेरा, तो अगर आप क्लास के एंड में सेंड कर देती तो फिर मैं ये नहीं बोलता, चले कोई बात नहीं, ठीक है। सर बीटा रेज स्ट्राइकिंग गोल्ड फॉइल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा? उसका यह आंसर था कि बीटा रेज जब गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करेंगे तो सारी की सारी पेनिट्रेट करके पास आउट हो जाएंगी, कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। सर रदरफोर्ड वाली बात रिपीट कर दें। रदरफोर्ड वाली बात क्या थी बेटा? काइंडली मुझे ये याद दिलाएं, उसके बाद में रिपीट करूं। बेटा कैमरा बंद रखिए। क्या था बेटा अलीशा, रदरफोर्ड वाली क्या बात कही थी मैंने? चलने भाई जवाब तो आया नहीं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ लेते बेटा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हवाले से याद रहे कि इस थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं क्वांटा का डिस्कशन, और क्वांटा से मुराद होता है स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। तो क्वांटा को स्मॉल एनर्जी पैकेट्स भी कहा जा सकता है या फिर डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता है। डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, दो पॉइंट्स पढ़ने हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में सिर्फ दो पॉइंट्स पढ़ने हैं और इसी में तमाम बातें डिस्कस हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमें यह बताता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी चेंज कंटिन्यूसली। एनर्जी कैन नॉट बी चेंज कंटिन्यूसली। जरा मुझे ये तो बताइए, मैंने तो लिखा है एनर्जी कैन नॉट बी चेंज कंटिन्यूसली, मुझे चैट में बताइए मैं किसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं। मुझे चैट में बताइए मैं किसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं। देखा, मुझे अंदाजा था इसलिए मैंने पूछ लिया कि मुझे कैसे जवाब मिलने वाले हैं। भाई ऑर्बिटल की नहीं, एटम की भी नहीं, पार्टिकल की नहीं, फोटोन और क्वांटा तो खुद एनर्जी पैकेट्स है मेरे बच्चों। तो सही जवाब भी बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी चेंज कंटिन्यूसली होगा। एनर्जी ऑफ एटम नहीं हो सकता, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं हो सकता, और एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उस एनर्जी को ही मैं क्वांटा या फोटोन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये है एनर्जी कैन नॉट बी चेंज कंटिन्यूसली। तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास लफ्ज है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई।
Energy of electrons cannot be changed continuously, but in quanta. लेकिन क्वांटा की सूरत में कम भी हो सकती है एनर्जी, और एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है। कम भी हो सकती है एनर्जी, और एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है। बेटा याद रहे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्वांटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब मैं एमिशन के तौर पे लाइट का डिस्कशन करता हूं ना, जब मैं लाइट का डिस्कशन करता हूं, तो लाइट के डिस्कशन में क्वांटा और फोटोन सेम होते हैं। तो लाइट के डिस्कशन में हम लोग लफ्ज क्वांटा इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम फोटोन इस्तेमाल करते हैं कि लाइट एमिट हो रही है, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो लफ्ज फोटोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट कहता है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट कौन सा होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच से मुराद है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा, एच से मुराद है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट को हम जब डिस्कस करते हैं तो एच की वैल्यू 6.6 एक्सपोनेंट -34 जूल्स इनटू सेकेंड, या फिर 6.6 एक्सपोनेंट -27 अर्ग इनटू सेकेंड। ये दो वैल्यूज हमारी सिंध बोर्ड की किताब में मौजूद हैं, दोनों हमें मालूम होनी चाहिए। मोहम्मद उजैर, आपका कहने के सर ये तो बोहर ने भी कहा था। बेटा बोहर की बातों को अगर याद करो तो कभी ये ना बोलते कि बोहर ने भी ये कहा था। बोहर ने ये नहीं कहा था कि एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज क्वांटा की सूरत में होती है। बोहर ने ये कहा था कि वो एनर्जी क्वांटा की सूरत में एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एमिट करने के बाद ग्राउंड स्टेट में आता है। ग्राउंड स्टेट में आता है वापस तो ट्रांजिशन होती है, एमिशन ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है बेटा। सिद्धरा का सवाल है सर क्वांटा किसकी एनर्जी है? बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए लफ्ज क्वांटा का इस्तेमाल किया जाता है। सर लाइट वाला पॉइंट क्या कहा आपने? मैंने कहा बेटा कि जब लाइट की एब्जॉर्प्शन और एमिशन होती है तो लफ्ज क्वांटा की जगह फोटोन इस्तेमाल किया जाता है। लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन जब इनविजिबल एनर्जी की एमिशन और एब्जॉर्प्शन होती है तो मैं लफ्ज क्वांटा इस्तेमाल कर सकता हूं। तो हमें इजाजत मिलती है क्वांटम केमिस्ट्री की तरफ से, क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ से। लेकिन लाइट के लिए अगर ऐसी एनर्जी जो मुझे विजिबल हो, यानी कि लाइट एनर्जी, तो उसकी एब्जॉर्प्शन और एमिशन के लिए लफ्ज फोटोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनती है E इज इक्वल्स टू एच म्यू। E इज इक्वल्स टू एच म्यू। अब मुझे
अगर मैं ये कहूं, जैसे कि मेरे पास एक्सप्रेशन है E इज इक्वल्स टू एच म्यू, ये प्लैंक्स कांस्टेंट और ये हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। बेटा शायद आपको मालूम हो कि प्लैंक्स कांस्टेंट को बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग द एक्शन भी बोल सकते हैं। पढ़ी है ना बोहर थ्योरी अभी रिसेंटली। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए लफ्ज द एक्शन का भी इस्तेमाल किया जा चुका है, और ये पास्ट एनटीएस में सवाल भी आ चुका है 2014 या 15 में इंटीरियर सिंध के पेपर में। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा सर ये फर्स्ट पॉइंट समझा दें। तो भाई फर्स्ट पॉइंट ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास समझ लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, या फिर इसको छोड़ दें, ग्राउंड स्टेट में आप लोग बहुत थ्योरी में चले जाएंगे फजूल में। ये रहा न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। ठीक है भाई, अब होता क्या है कि ये कंसीडर किया जाता क्या था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि भाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और जो रिलीज करता है, ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू अपनी मर्जी से वो डिसाइड कर रहा है कि भाई अभी मैं इतनी एनर्जी रिलीज कर देता हूं, अभी मैं इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता हूं। ठीक है, एब्जॉर्ब और रिलीज होने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अब वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ये हो सकता है कि भाई पहले से दूसरे शेल में जाने के लिए 2 क्वांटास रिक्वायर्ड हो, पहले से तीसरे शेल में जाने के लिए 4 क्वांटास रिक्वायर्ड हो, पहले से चौथे शेल में जाने के लिए 6 क्वांटास रिक्वायर्ड हो, लेकिन हमेशा वैल्यू हम सेम रहेगी। तो भाई बात ये बनी कि एनर्जी चेंज नहीं होती कि भाई इस बार पहले शेल में गया तो उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, इससे पहले शेल में गया तो कुछ और एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी। नहीं, एनर्जी की एब्जॉर्प्शन और एमिशन हमेशा सेम अमाउंट में रहेगी। उस सेम अमाउंट के लिए हमने लफ्ज क्वांटा का इस्तेमाल कर लिया कि भाई एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हमेशा एब्जॉर्ब करेगा फॉर दिस एब्जॉर्प्शन एंड फॉर दिस एमिशन। ठीक है बेटा, अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं कर सकता। अच्छा, मैं यहां पे मौजूद तौर में कह रहा था कि अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी को C ओवर लैम्डा से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या कोई एतराज है आप लोगों को? फ्रीक्वेंसी को अगर मैं C ओवर लैम्डा से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या कोई एतराज है? नहीं है ना? तो भाई मैं इस फ्रीक्वेंसी की जगह लिख देता हूं C ओवर लैम्डा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनी HC ओवर लैम्डा। ठीक है भाई, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। अब अगर मैं ये कह दूं कि 1 ओवर लैम्डा बराबर है किसके? वेव नंबर के। 1 ओवर लैम्डा बराबर है वेव नंबर के। तो देखें, एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया एनर्जी फाइंड करने का। हालांकि हमने फाइंड नहीं करनी, सिर्फ थ्योरेटिकली फॉर्मूलास याद रखने। एक फॉर्मूला ये हो गया, ऐसे भी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली जा सकती है। और फिर इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया कि 1 ओवर लैम्डा यानी कि इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेव नंबर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बना E इज इक्वल टू HC लैम्डा बार। ठीक है बेटा, इस एक्सप्रेशन से हमें यह पता चलता है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी
उतनी ही कम वेवलेंथ होगी, यानी कि एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां से हमें पता चलता है कि एनर्जी एंड वेव नंबर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, इस एक्सप्रेशन से हमें पता चला, इस एक्सप्रेशन से हमें पता चला, इस एक्सप्रेशन से हमें पता चला नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है भाई, देखें यहां पे फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया तो c ओवर लैम्डा बना, 1 ओवर लैम्डा बराबर होता है वेव नंबर के, तो 1 ओवर लैम्डा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी देख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू एच सी 1 ओवर लैम्डा भी लिख सकते हैं ऐसे। तो 1 ओवर लैम्डा की जगह मैंने क्या लिख दिया, वेव नंबर, तो ये बन गया एच सी वेव नंबर, तो ये एक्सप्रेशन बन गई। इस एक्सप्रेशन से क्या पता चला भाई, ये दोनों तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स तो कांस्टेंट ही है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। और यहां पे भी देखें प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर यहाँ पे आपने ये क्यों नहीं लिखा, कि बेटा स्टार्ट ही बात यहां से हुई थी। सर एक्शन वाला पॉइंट रिपीट कर दें। अच्छा ये कर देते हैं। सर प्लैंक्स थ्योरी को बोहर में क्या कहते हैं? बेटा ये कोई सब्सटेंस को डिफरेंट लैंग्वेज में थोड़ी बोल रहे हैं कि सर गिलास को फला जबान में क्या कहते हैं। भाई बोहर थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी क्वांटम थ्योरी है। ये बोहर थ्योरी क्वांटम थ्योरी की मदद से आगे आई है, ऐसा थोड़ी कि क्वांटम थ्योरी के बराबर बगैर आ जाता। तो ये कैसे सवाल है कि सर बोहर थ्योरी में प्लैंक्स अपना क्वांटम थ्योरी को क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होता कुछ। ये अपनी एक अलग पहचान रखती है, वो अपनी एक अलग पहचान रखती है। ठीक है, एक बच्चे ने सवाल पूछा सर द एक्शन वाली क्या बात है, तो बेटा ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना एच, ठीक है, ये आप लोग बोहर थ्योरी में पढ़ते हैं कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये पढ़ते हैं ना आप लोग। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे आता है, एम वी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर फॉर्मूला होता ही है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता ही है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, ये स्टार्ट होता है यहां से कुछ। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के नतीजे में एच को द एक्शन कहा जाता है। समझे बेटा? तो जो बच्चे पूछ रहे थे सर द एक्शन वाली बात रिपीट कर दें, तो उनको क्लियर हुई कि ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसको द एक्शन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि एच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड द सरकमफेरेंस। ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रदरफोर्ड की गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। उसमें से वक्त बचा तो एटॉमिक नंबर का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 में हेनरी मॉसले का जो पीरियोडिक लॉ पढ़ते हैं, वो पीरियोडिक लॉ कैसे आया था, मॉसले का डिस्कशन था एक्सरेज पर, एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर का डिस्कशन है हमारी किताब में, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि भाई कैसे हमें पता चला कि एटॉमिक मास नहीं पढ़ना, एटॉमिक नंबर पढ़ना है, उसको डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में हम ये बातें और क्लियर करते जाएंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।